If you are worried about the USAT or HAT exam prep, you have come to the right place. We have started our quantitative reasoning portion, and today the topic of discussion is the tips and tricks for the quantitative portion. हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट के साथ। इसका जो फॉर्मूला है वो है PRT/100। तो आप इसको सिंपली इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हमारे चैनल का नाम TRP है, उसको आपने डिवाइड कर देना है 100 से, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अच्छा, तो इसमें P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाए, A man invests rupees 10,000 in a bank to get an interest of rupees 2,200 in 5 years. The rate of simple interest will be। तो इसमें हमने सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन ईजिली विद इन मिनट्स सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए दैट द कॉस्ट ऑफ 6 बैट एंड 3 बॉल्स इज़ ₹4500 एंड कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल इज़ ₹3600। हमने कॉस्ट बतानी है एक बैट और एक बॉल की। तो इसमें सिंपली आपके पास जो स्टेटमेंट में डाटा गिवन है आपने वो पुट कर लेना है। फर्स्टली आपके पास क्या डाटा गिवन है, 6 बैट्स एंड 3 बॉल्स। देन आपके पास गिवन है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। आपने इसका डाटा राइट कर लेना है। उसके बाद राइट करने के बाद आपने इन तमाम को ऐड अप कर देना है और उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 9 से डिवाइड करने के बाद कि 1 बैट और 1 बॉल की प्राइस क्या है, 900। तो ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि परफेक्ट नंबर बताएं हमें, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? पहली बात कि वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा कि वो सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइज़र होता है, और थर्ड बात कि ये उस नंबर को ऐड नहीं करते हम लोग। अब इस बात का मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो इस बात का मतलब ये है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 6 की, तो 6 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो बनेगा 1, 2 और 3। 6 को ऐड नहीं करना हमने, ठीक है? 6 को ऐड नहीं करना, 1, 2, 3 फैक्टर हुए, और अगर हम 1, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, 6 ही। तो ये एक परफेक्ट नंबर है। अब मैं आपको कुछ ऐसे परफेक्ट नंबर शो कर रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से परफेक्ट नंबर है। तो ये जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं 628, 496, 8128, तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट नंबर्स हैं। इनमें से अमूमन 28 और 6 पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक और नंबर की जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? अब ट्रायंगुलर नंबर आपको मैं समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाई हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम इस तरह से अरेंज कर सकें कि एक ट्रायंगल बन जाए। इन शॉर्ट कंसेप्ट के लिए आप यही एक यूज़ कर लें कि ऐसे नंबर्स जिनको हम ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल बन जाए। तो आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है कि 1, 3, 6, 10 को ज्वाइन करने से, स्टैक करने से, एक बंच बनाने से हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं नंबर्स, ये तमाम में से कि हाफ़ याद कर लें, लेकिन ये ज़रूर याद करें क्योंकि MCQs अमूमन आ जाता है ट्रायंगुलर नंबर का। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट MCQs जो क्या आता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में से अमूमन इसमें से एक MCQ आ जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से हो, द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू फ्रॉम फेस वैल्यू ऑफ 3 in 5132 इज़, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। अब जो नंबर गिवन होगा उसको टॉप पे लिख देना है, जैसे हमें गिवन था 5132। अब इसकी हमने प्लेसेस लिख देने हैं कि 5 किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स पे, 100 पे, 3 टेंस पे और 2 वंस ये यूनिट प्लेस पे। नेक्स्ट हमने लिखना है कि 5130 और 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास नीचे वाला बॉक्स होगा वो होगा प्लेस वैल्यू, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि हमें 3 का पूछा उन्होंने, तो प्लेस वैल्यू क्या है, 30, और फ्रॉम फेस वैल्यू क्या है, ये जो ब्लैक से ऊपर लिखा हुआ है ये होती है फेस वैल्यू। तो 30 को 3 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। अच्छा, तो अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सम बताएं हमें। तो सम में हम क्या करेंगे, अगर सम का पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 33। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। तो आपको इसकी ये ट्रिक मैंने बता दिया, तो आप इसको सॉल्व कर लें।
अच्छा, तो अब आपके पास इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, दैट फाइंड सम ऑफ रूट्स ऑफ 3x² माइनस 5x प्लस इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने याद करना है, वो ये है कि s इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो बस यही फॉर्मूला लगा के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब क्या है कि माइनस बी बाई ए है, तो b की जगह पे हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -5, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो -5/3 और बाहर हमारे पास x है, तो x की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया है 5/3। अच्छा, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रेज़ करूँगी कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट वो होता है कि आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल a b c d x y z कोई भी हो सकता है, उसके साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, और कांस्टेंट क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसमें ऐसी वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जैसे इसमें हमारे पास 9 ऐसा है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे a b c d कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, तो अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताएं हमें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है x² + 4x - 9 इज़ इक्वल टू 0, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला जो कि है c/a, विच मीन्स कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो जैसा मैंने बताया कि -9 है, कोफिशिएंट टर्म x² के साथ क्या है 1, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 हो, -9/1 हमारे पास क्या हो जाएगा -9, तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से जब भी सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने यही फार्मूलाज यूज़ करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस की। इनमें से अमूमन हमारे पास डाइस या कॉइन वाले क्वेश्चन आते हैं, या कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि a bowl contains 5 red and 15 white balls. If a ball is selected at random, what is the probability that selected ball is red? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आए तो आपने 2 स्टेप करने होते हैं। एक सैम्पल स्पेस बनाना होता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस कैसे बनता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं आपने उसको प्लस करना होता है, मीन्स एक टोटल वैल्यू निकालनी होती है। तो आपके पास क्या गिवन है 5 रेड 15 वाइट बॉल्स, आपने दोनों को प्लस कर लेना है, 20 आपका आंसर आ गया, तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो कैसे निकालेंगे हम कि हमारे पास टोटल 20 है, ठीक है, सैम्पल स्पेस, और रेड बॉल्स का पूछा है तो रेड बॉल्स कितनी थी 5 थी, तो 5/20 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। तो यही हमारे पास आंसर है कि हमने क्या करना है कि सिंपली जो गिवन है उसको टोटल से डिवाइड कर देना है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 2 व्हेन द डाइस इज़ रोल्ड। कि डाइस क्या होता है, हमारे पास लूडो का जो दाना होता है उसे डाइस कहते हैं। अगर हम उसको फेंकें तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 आए। हमने वही सैम्पल स्पेस लिखना है। सैम्पल स्पेस मीन टोटल वैल्यूज़, तो टोटल वैल्यूज़ क्या है 6। नेक्स्ट नंबर 2 का पूछा गया, तो 2 कितनी दफ़ा आता है, अगर हम रोल करें तो 2 एक ही दफ़ा आ सकता है, तो 1/6 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दैट 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। अब 2 कॉइन्स लिए हैं, उनको टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड्स की, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही हम सैम्पल स्पेस लेंगे। अब सैम्पल स्पेस कैसे आएगा इसका, सिंपली क्या है 2 कॉइन्स लिए हैं, 2 दफ़ा किया है हमने टॉस, मतलब 2 दफ़ा होंगे ना, तो 2 2s are 4 हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम एक पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं कि क्या बनेगा। फर्स्टली अगर हम करेंगे टॉस तो या हेड आएगा या टेल आएगा, सेकंड पे दोनों में भी हेड आ सकता है, थर्ड पे टेल या हेड आएगा, फोर्थ पे टेल या टेल आएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा था कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। तो अब हमारे पास एक हेड किस किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक एक हेड तो सब में आ रहा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी हेड की 3/4। इन शॉर्ट जितनी दफ़ा हेड आया उसको हमने सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इफ़ डाइस इज़ थ्रोन। ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये हमने अपना सैम्पल सेट लिखना है, उसमें से ऑड नंबर्स लिख दिए 1 3 5। अब क्या करना है हमने कि
टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं 6, और नंबर्स कितने हैं 3। तो हमने क्या कर देना है कि जो 3 है उसको 6 पे डिवाइड करना है। सैम्पल स्पेस यही होता है ना टोटल, तो हमारे पास जो वैल्यू पूछी गई है उसको टोटल से डिवाइड कर देना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। अच्छा, तो अब इसी तरह से अगर इवन नंबर भी पूछे जाएँ तो आपने सेम यही करना है और आपके पास आंसर भी 1/2 ही आएगा। अब अगर सवाल आ जाए कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 3 इफ़ 2 डाइसेस आर थ्रोन, कि सम ऑफ 3 की क्या पॉसिबिलिटी है अगर 2 डाइस थ्रो किया जाए। तो ये हम कैसे करेंगे कि हमारे पास हमने इस तरह से एक टेबल सा बना लेना है। अब ये टेबल कैसे बनेगा, अब देखें कि हमने 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिखा, नीचे लिखा और उनके सेट्स बनाने शुरू कर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सम ऑफ 3 किस में आता है, तो तमाम सेट्स को प्लस करके देखते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 सेट्स ऐसे आते हैं जिनमें सम हमारे पास 3 आता है। एक तो ये 1 और 2 वाला, एक 2 और 1 वाला। अब हमारे पास सैम्पल सेट क्या बन गया कि ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी, 36 वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो 2/36 जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप लोग सोचो कि 36 कहाँ से आया। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या था कि 2 डाइस थे और हर डाइस में 6 वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने 6 6 36 कर दिया, तो वो 36 हमारे पास यहाँ से आया। नेक्स्ट, अगर कार्ड से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इस तरह से पहले ये डाटा याद कर लें कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें कितने डायमंड्स वगैरह होते हैं, किंग्स क्वींस वगैरह कितने होते हैं, ये इन्फो आपने याद कर लेनी है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है दैट अ कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, कि किंग के आने के चांसेस क्या हैं। तो उसके लिए भी हमने सिंपल यही फार्मूला यूज़ करना है कि हमने पहले सैम्पल सेट बनाना है। सैम्पल सेट हमारे पास 52 होगा, किंग्स हमारे पास कितने थे 4, तो हमने क्या कर देना है कि 4 को 52 से डिवाइड कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/13। अच्छा, तो हमने अपनी ज्योमेट्री वाली वीडियो में कुछ सर्कल क्वेश्चंस की ट्रिक यूज़ की थी। कुछ हम एक क्वेश्चन और दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आए कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ सर्कल इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ डिक्रीज 10%, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वही फार्मूला यूज़ करना है, डबल करना है और स्क्वायर लेना है। डबल क्या होगा 20%, स्क्वायर क्या होगा 100, और 20% को माइनस करेंगे 100/100 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 19%। अच्छा, तो अब हम कुछ रेक्टेंगल ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ रेक्टेंगल के क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है दैट फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ द लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 30% एंड विड्थ इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%। फॉर्मूला हमने ये यूज़ करना है, इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय डिक्रीज -100। अब आपने आगे क्या करना है कि एक छोटा सा टेबल है जो आपने याद करना है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब क्या है कि आपसे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपने इंक्रीज़ को कितने परसेंट 30% और आपने डिक्रीज़ किया उसको 20%। तो आपने 30 और 20 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इस टेबल के अंदर से निकाल के देखनी है और उनको इसके अंदर पुट करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 100 से माइनस कर देना है। इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है दैट द फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 50% एंड विड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%। दोनों इंक्रीज़ हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, टेबल से वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास 50% इंक्रीज़ की वैल्यू है 15 और 30% इंक्रीज़ की वैल्यू है 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 से माइनस किया और हमारे पास आंसर आ गया 95। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स लेंथ डिक्रीज बाय 10% एंड विड्थ डिक्रीज बाय 80%। अब इसमें दोनों में डिक्रीज़ है, फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से माइनस करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हमने उसी टेबल को दोबारा देखना है। 10% डिक्रीज़ की वैल्यू 9 है, 80% डिक्रीज़ की वैल्यू 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 82%। होप सो आपको ये तमाम छोटी छोटी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।